नमस्ते दोस्तों, टेंसर एनालिसिस की सीरीज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ राइमन ज्योमेट्री। देखो, राइमन ज्योमेट्री जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक रियल बेस है जिसके ऊपर पूरी थ्योरी डेवलप की गई है। तो ये जो थ्योरम है वो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछी गई है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो हमारे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है और भी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है जहां इसका यूज होता है। तो ये थ्योरम असल में क्या कहती है कि फॉर ए रायमनियन स्पेस, यानी कि बहुत प्रकार के स्पेस होते हैं, जैसे हिल्बर्ट स्पेस होता है, मिन्कोस्की स्पेस होता है, उसी प्रकार एक रायमन स्पेस होता है। रायमन स्पेस का मतलब है एक ऐसा फिक्स क्राइटेरिया है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट होल्ड होते हैं। इस प्रकार के किसी एक बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर कुछ डेवलपमेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट्स को, वो जो स्पेस होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, एक सेपरेट स्पेस होते हैं। तो रायमन ने अपने कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कराने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन तय की। उस कंडीशंस के बेसिस पर जो भी कोई चीज जो भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अगर ड्राइव की जाती है तो वो उसमें होल्ड होती है। होल्ड का मतलब उसमें सेटिस्फाइड होती है, उसके बाहर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो जो रायमनियन स्पेस है उसके लिए क्या कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन कनेक्शन, यानी उस स्पेस में केवल एक ही कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो कनेक्शन के लिए क्या करें, विथ रेस्पेक्ट टू विच द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट प्रिजर्व स्केलर प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के लिए कंडीशन क्या लगाई गई है कि केवल एक कनेक्शन है जहां पर ये दोनों जो है स्केलर प्रोडक्ट प्रिजर्व होगा। कुछ डेफिनेशंस में यहां पर कंजर्व भी लिखा होगा। तो उन्होंने कहा कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दोनों कंजर्व रहेंगे या प्रिजर्व रहेंगे, केवल एक ही कंडीशन में रहेंगे। और वो कंडीशन क्या है आपकी, वो कंडीशन है वन कनेक्शन ओनली फॉर सेकंड काइंड ऑफ किरचॉफ सिंबल। यानी कि जो सेकंड काइंड ऑफ जो क्रिस्टोफर जो सिंबल है आपका, उसी कंडीशन के अंदर केवल स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, प्रिजर्व रहेगा या कंजर्व रहेगा। इसके आउटसाइड अगर आप कहीं भी डील करेंगे तो ये कंजर्व नहीं रहेगा। तो ये आपका एक तरह का फंडामेंटल थ्योरम है। अब इस पूरी थ्योरम में दो मतलब टर्म्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया गया है। पहला टर्म तो है आपका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। आपका तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया कि वी कैन गेट पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ओनली इन वन कंडीशन, दैट इज इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि कह रहा है कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको गेट करना है तो उसके लिए आपको एक क्वांटिटी की और रिक्वायरमेंट होगी, और वो क्वांटिटी क्या है आपकी, वो होगी आपकी इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। देखो, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट को सिंपली किस प्रकार लिखा जाता है, किसी भी एक वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो वो असल में पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसको और बेटर हम यहाँ हमारे समझ सकते हैं इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव को हम हमारे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको कि इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, या कुछ बुक्स में एब्सोल्यूट डेरिवेटिव भी लिखा होगा, वो असल में कैसे डिफाइन किया जाता है। वो डिफाइन किया जाता है सिंपल इस फॉर्मेट में कि किसी भी एक वेक्टर का डेल अपॉन डेल टी, ये एक मैथमेटिकल वर्जन है उसका रिप्रेजेंटेशन का, और इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम कहें या एक डेफिनेशन फॉर्मेट में हम कहें अगर, तो इसका मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए आई मतलब कोई भी एक वेक्टर है आपका, अलोंग ए कर्व, किसी भी कर्व के रेस्पेक्ट में अगर किसी एक वेक्टर को आप डिफरेंशिएट करते हो आप अगर, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, द इनर प्रोडक्ट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ ए आई एंड डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। वो यूं कहना चाहता है कि अगर आपको इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालना है अगर, तो असल में आपको दो क्वांटिटियों का गुणा करना होगा या इनर प्रोडक्ट करना होगा, जिसमें एक क्वांटिटी तो क्या होगी, उस वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव। देखो, एक सेपरेट टर्म है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, यानी कि जो वेक्टर आपने लिया है उस वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपको निकालना होगा और उसको इनर प्रोडक्ट मतलब गुणा करना होगा आपको किसके साथ में, एक क्वांटिटी और इन्होंने दी है डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो क्वांटिटी आपको गेट होगा वो असल में किसके बराबर होगा, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव के बराबर होगा।
ये मैंने कोवेरिएंट के लिए किया है, ये मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए किया। हो सकता है कुछ बुक में दोनों के लिए किया हो, कुछ बुक में सेपरेट सिंगल सिंगल टर्म के लिए किया हो। तो ये आपको गेट हो गया। अब यहाँ पे देखो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है आपका, है ना, और यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए और कोवेरिएंट वेक्टर के लिए। इनका एक्सपेंशन फॉर्म मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन किया है। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, फिर भी मैंने इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया है। तो हम वापस हमारे जो रायमन थ्योरम का जो पॉइंट है उस पर आ जाते हैं कि हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। और पैरेलल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है असल में, किसी भी कर्व के समानांतर आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं आप अगर, और कोई भी वेक्टर आप एज्यूम करते हैं, उसका आप टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं अगर, वो क्या कहलाता है आपका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जिसको सिंपली आप कैसे फाइंड आउट करते हो, उसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, वो है कि उसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, उस वेक्टर का, जिस वेक्टर का आप पैरेलल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, उस वेक्टर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव है, जो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूरी जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने सिंपल यहां लिखा है कि ए आपका कोई भी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है आपका ए आई, उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया मैंने, कोमा लगा के मैंने के किया, मतलब के के रेस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया है, और मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। ये सिंपल वैसा ही देखो ना, कोई फर्क नहीं है इसमें ना, ठीक है आपको, है ना। ये किसके बराबर है आपका इंट्रिंसिक आपका जो है डेरिवेटिव के बराबर है। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 होगी। ये क्वांटिटी 0 के बराबर होगी तो ही हम क्या गेट कर पाएंगे, हम लोग पैरेलल डिस्प्लेसमेंट गेट कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आपका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव है उस वेक्टर का क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में एक वेक्टर नहीं, हमारे पास कोई 2 वेक्टर है। अब मैंने 2 वेक्टर क्यों एज्यूम किए, क्योंकि हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या लिखा है, उसमें स्केलर प्रोडक्ट लिखा है आपको। तो स्केलर प्रोडक्ट जब भी आप करते हो तो किसी एक वेक्टर का नहीं होता है, वहां पे नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन कि हमारे पास 2 वेक्टर है। मान लीजिए पहला वेक्टर जो हमारा वो ए आई है और दूसरा वेक्टर हमारा बी आई है, बी जे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आर्बिट्रेटरी है आपका, है ना, बी आई भी हो सकता है, बी जे भी हो सकता है, के एल एम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं जे कर देता हूँ यहाँ पर। ये 2 वेक्टर है मेरे और दोनों यूनिट वेक्टर है आपके, है ना। इस डिफाइन अलोंग के कर्व, अगर किसी कर्व के अलोंग आप इनको डिफाइन करते हैं अगर इन द रायमन स्पेस, कंडीशन क्या लिखी है, रायमन स्पेस में। ये रायमन स्पेस में आप किसी भी कर्व के पैरेलल आप अगर कोई भी वेक्टर एज्यूम करते हैं, आप अगर जैसे मैंने एज्यूम किया ए और बी, मैंने एज्यूम कर लिया 2 वेक्टर है मेरे एज्यूम है, इनका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव मतलब आपका ये वाला है ना, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये हमारी दोनों कंडीशन होगी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब सेकंड क्या था हमारा, स्केलर प्रोडक्ट था हमारा। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए देखो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लीजिए कोई भी 2 वेक्टर है आपका ए आई और आपका बी जे, जो हमने यहाँ एज्यूम किया हमारा, ठीक है। इज ए यूनिट वेक्टर जो ऑलरेडी मेंशन है आपका। देन जी आई जे इज मैट्रिक टेंसर। ये मैट्रिक टेंसर कहां से आया, क्योंकि देखो आपका ये एक वेक्टर है, आपका दूसरा वेक्टर आपका ये है। 2 वेक्टर को जैसे ही आप साथ लाओगे और प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, वहां पर उनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैट्रिक्स बनती है ना कि मान लीजिए 1 2 3 एंड ए बी सी, तो आप क्या करोगे, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। तो होना तो क्या चाहिए, 1A 2B और 3C का 3 का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि आपका मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। लेकिन अदर टर्म्स भी आप नोट करते हो कि ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी को जो है वो सिंपल हम लोग मैट्रिक टेंसर से लिखते हैं। तो इन दोनों वेक्टर के लिए जो मैट्रिक टेंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जी आई और जे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करता है कि आई के जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जे की जितनी भी पॉसिबिलिटी है इस वेक्टर में, उन सबके क्रॉस सारे, मतलब सबके इंटरेक्ट्स, है ना, मैट्रिक टेंसर। एंड स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। अब स्केलर प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, स्केलर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जिसमें कोई डिग्री नहीं होता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखोगे कि ए आई और बी जे को आप अगर प्रोडक्ट करोगे, अगर गुणा करोगे अगर, तो क्या होगा, इन दोनों के सिंपल गुणा के अलावा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी साथ में और आएगी आपकी, उसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, आई और जे। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है मैट्रिक्स वाला है आपका, ठीक है, रिमेंबर रखना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।
अब एक इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो हमें असल में क्या चाहिए था यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। हमें प्रिजर्व मतलब कंजर्व करना है। आपको पता है कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कोई भी क्वांटिटी अगर कंजर्व मानी जाती है तो उसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो आना चाहिए। सिंपल सी चीज है। मान लीजिए अगर आप कह देते हो कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है तो एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कोई कोऑर्डिनेट है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आपने कह दिया कि टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्व है अगर, तो उसके टाइम के साथ अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे कई बार न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोग मोमेंटम जो होता है ना, संवेग, उसे हम कंजर्व क्वांटिटी मानते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक क्वांटिटी, है ना। और वहां पर वो क्या होता है, आपका जीरो आपका आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी आपकी क्या होती है, कंजर्व होती है, प्रिजर्व होती है। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्केलर प्रोडक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, या एब्सोल्यूट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखो इधर ये हमारा जो है स्केलर प्रोडक्ट है, इस स्केलर प्रोडक्ट को हमने क्या किया, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकाल दिया। और इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालते वक्त हमने क्या ध्यान में रखा कि ये क्वांटिटी अगर कंजर्व है या प्रिजर्व है अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आना चाहिए, आपका जीरो आना चाहिए। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें तीन टर्मिनोलॉजी काम में आई है। मैट्रिक टेंसर, आपके दो सेपरेट यूनिट वेक्टर हैं आपके, इसको मैंने जो है वो एक्सपेंड करके लिख लिया है हमारी इस टर्मिनोलॉजी में। इस टर्मिनोलॉजी जो आपका इंट्रिंसिक जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, इसको आप कैसे लिखते हो, इंट्रिंसिक डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या होता है कि उसका कोवेरिएंट, इसका कोवेरिएंट मतलब वेक्टर का कोवेरिएंट, यहां पर क्या होगा, इस स्केलर का कोवेरिएंट, है ना। कोवेरिएंट मतलब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या होगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी, कोमा आपका के लग जाएगा और डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारी इस डेफिनेशन से आ जाएगा। और वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो क्वांटिटी इसके अंदर जो ओपन होगी, ठीक इस प्रकार जो क्वांटिटी ओपन होगी वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, वैनिश होनी चाहिए। तो सिंपल मैं यूज कर लेता हूं, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो इसमें ध्यान रखना तीन क्वांटिटी है, 1 2 और 3, इनका बारी बारी से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो पहली क्वांटिटी मैं लिख देता हूं, मैं केवल इसको ही एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहली क्वांटिटी में क्या होगा, जी आई और आपका जे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू के। ये दोनों जो क्वांटिटी है आपका ए आई और आपका बी जे, ये आपके हूबहू रह जाएगा। प्लस आपका ये क्वांटिटी इस बार आपका हूबहू रह जाएगा, लाइक ये जैकोबी वाला आप करते हो ना, उस प्रकार ए आई और इसका के साथ आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बी आपका हूबहू रह जाएगा। कंटिन्यू आपका क्या होगा, आपका जी आई और आपका जे ऐसा का ऐसा रह जाएगा, आपका ए आपका ऐसा का ऐसा रहेगा आपका, और इस बार नेक्स्ट टर्म बी के साथ आपका के का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो टर्म ये वाला जो है डेल्टा एक्स के अपॉन आपका डेल्टा टी, आपका नो चेंज रहेगा, इक्वल टू आपका जीरो आना चाहिए, है ना, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। मैं एक जीरो नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, एक बार के लिए ना। तो अब आप देखोगे कि ये जो क्वांटिटी है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, क्वांटिटी नंबर 2 और नंबर 3 को आप गौर से देखोगे तो आप क्या नोट करोगे कि ये जो कंडीशन है आपकी, यानी कि ए आई कोमा जे, ये जो कंडीशन है आपकी वो यहां से सेटिस्फाइड होती है। दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये जब आपका अंदर आएगा और प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, ये आपका टर्म क्या बनेगा, ए आई कॉन्ट्रावेरिएंट सॉरी मतलब कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू के मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। इससे आप मैच कर लीजिए, सेम क्वांटिटी बनेगी। और ये क्वांटिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। किस कंडीशन से, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन से। तो ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो। सिमिलरली आप इससे आपको जो है वो इससे अप्लाई कर लेना, ये भी अगेन क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब लास्ट टर्म आपका ये बचा आपका, इसके अंदर ये जो आपका टर्म है आपका जी आई जे कोमा के, यानी कि आप एक तरह से किसी मैट्रिक टेंसर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहां पर। तो आपको रिमेंबर रखना होगा आपको रीची थ्योरम के बारे में। रीची थ्योरम क्या कहती है, रीची थ्योरम कहती है कि किसी भी मैट्रिक टेंसर का, चाहे वो मैट्रिक टेंसर कोई भी हो ना,
वो थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक टेंसर, चाहे वो कोवेरिएंट हो, चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट हो, चाहे मिक्स टेंसर हो, उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है। तो यानी कि ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो आपकी क्या नोट करोगे यहाँ पर कि यहाँ पे तीनों क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो हो गई है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, हमारा जो डेल्टा आपका जी आई और जे, ए आपका कॉन्ट्रावेरिएंट, बी आपका जे के साथ कॉन्ट्रावेरिएंट, और डेल्टा टी, ये जो क्वांटिटी आपकी पूरी है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। और मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन किसी कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जीरो आता है तो उस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, हमेशा कंजर्व क्वांटिटी होती है। तो आपका स्केलर प्रोडक्ट जो आपका है जी आई जे, ए बी, ए और बी जो है आपका वेक्टर है जो आपके, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ये आपका राइमन थ्योरम एक्सप्लेन करता है। मैं अगेन रीड कर देता हूं कि फॉर राइमन स्पेस देयर एग्जिस्ट ओनली वन कनेक्शन एग्जिस्ट करता है with respect to which the parallel displacement preserve scalar product, यानी कि parallel displacement scalar product को प्रिजर्व रखता है या कंजर्व रखता है। और वो कनेक्शन कौन सा है आपका, वो सिंगल कनेक्शन है, वो है आपका वन कनेक्शन ओनली फॉर द सेकंड काइंड ऑफ किरचॉफ सिंबल। अब आप कहोगे सर कि आपने यहाँ पर तो क्रिस्टोफर सिंबल के बारे में बात किया, लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में कहीं क्रिस्टोफर सिंबल का जिक्र ही नहीं हुआ हमारा कहीं। मैं आपको रिमेंबर करा दूं इस चीज को कि इस क्वांटिटी का जो एक्सपेंशन है आपका, है ना, इस टर्म का जो एक्सपेंशन है वो एक क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर फॉर्म में होता है ना। मैंने आपको कहा ना, इसको अपन गौर नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, क्रिस्टोफर सिंबल के इक्वल होता है आपका। और ये आपका जो क्रिस्टोफर सिंबल होता है वो सेकेंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल होता है आपका। और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, आप इस क्वांटिटी को जीरो के इक्वल करोगे। ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है आपका। इसको जब आप जीरो कर दोगे, जब आप इसको आप, तो डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए पी आपका क्रिस्टोफर सिंबल। ये आपका जो क्वांटिटी है ना, डिफरेंशिएशन ए आई विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स के, यही असल में आपका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हमने गेट किया कि राइमन थ्योरम का असल में आउटपुट क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। थैंक यू।